हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों सबसे पहले कोई भी पदार्थ जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम क्या होते हैं? एटम किसी भी मटेरियल के वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो बच्चों एटम मतलब क्या कि कोई भी पदार्थ जिस चीज़ से मिलके बना होता है सबसे छोटी यूनिट उसकी एटम होती है। जैसे दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो बच्चों जो मास होता है, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है, जो एलिमेंट्स जो मैटर आपस में रिएक्ट करते हैं उनका टोटल वेट जो होता है वो जो उनका प्रोडक्ट बनता है उसके वेट के बराबर होता है। तो बच्चों अब हम इसके बारे में क्या समझते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है मैग्नीशियम, तो उसका जो टोटल मास होता है केमिकल चेंज के बाद वो भी सेम रहता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ जलने पर हीट देता है। तो अब हम पढ़ते हैं एटम। एटम क्या? जैसे बच्चों अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ का जो सबसे लास्ट पार्टिकल है जिससे मिलके वो बना है उसको हम एटम कहते हैं। न्यूट्रल करेक्टर। एटम क्या होता है बच्चों? एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम एक अनचार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके बाद बच्चों एटम के बारे में बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। तो सबसे पहले इंडियन जैन फिलोसफर ने क्या बोला, सबने अलग अलग उसकी व्याख्या करी कि एटम क्या है। तो सबसे पहले जैन फिलोसफर ने बताया कि एटम जो होता है उसको उन्होंने परमाणु का नाम दिया कि ये इनविजिबल पार्टिकल होते हैं जिनको देख नहीं सकते हैं। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर ने बताया कि एटम्स को उन्होंने बोला कि जिसका मतलब है कि इनविजिबल, ये भी किसी भी पदार्थ के एक यूनिफॉर्म एक जैसे अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल हैं जिनको कि और ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद कनाडस मॉडल उन्होंने बताया कि एटम को उन्होंने अणु का नाम दिया जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल हैं। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम के बारे में अलग अलग नाम बताया। तो बहुत सारे फिलोसफर ने एटम्स के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई। तो उसके बाद नया आइडिया आया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है, और एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को ना तो बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो इस तरह से एटम्स जो होते हैं वो किसी भी एक जैसे होते हैं किसी भी मटेरियल के एलिमेंट के, और उसका साइज और शेप और मास अलग अलग हो सकता है। तो इसके बाद डाल्टन के बाद उन्होंने बताया कि जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का नियम आया इलेक्ट्रोलिसिस का। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो लिक्विड के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें उसका जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा के। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मास है, वेट है, उसको एक छोटे होल नंबर 1 2 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि अब फैराडेज के नियम के बाद ये माना जाने लगा कि कोई भी एटम जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इसी तरह के और भी। तो इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलने लगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन में जे थॉमस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, और उनको कॉमन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे एटम का, हर एक एटम में ये पाया जाता है। और किसी भी एटम का जो मास होता है वो 1/1837 टाइम होता है हाइड्रोजन के वेट के। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया। इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी कि उन्होंने बोला, क्या लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है एटम तो ये इसकी स्टेबिलिटी को वेरीफाई नहीं करता। इसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन में क्या बताया, जे थॉमस ने एक्सप्लेन किया कि एनोड रे जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन गैस एक डिस्चार्ज ट्यूब में जब ली जाती है और उसमें से पॉजिटिव रे होती हैं कि पार्टिकल होते हैं, जिसे कि
प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के, और उसका चार्ज होता है इक्वल इलेक्ट्रॉन के होता है, लेकिन उसका अपोजिट साइन में होता है। तो इस तरह से इसके बाद फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ। रदरफोर्ड ने बताया कि इसको अल्फ़ा और बीटा निगेटिव, मतलब अल्फ़ा पॉजिटिव रे को बोला और निगेटिव चार्ज को बीटा बोला ग्रीक लेटर में। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि जब हम किसी मेटल की शीट में से रेज पास करते हैं, बीम पास करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ रेज सीधी निकल जाती हैं, कुछ रे मुड़ जाती हैं। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम्स जो होते हैं उसका ज़्यादातर जगह खाली होती है जिसमें से रेज सीधी निकल जाती हैं, जबकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज उसके बैलेंस करने के लिए उसमें होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस की खोज हुई। न्यूक्लियस की खोज में बताया गया कि एटम जो होता है वो उसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं, और एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का वो उसी में केंद्रित होता है, लेकिन कुछ पार्टिकल होते हैं जो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस ये एटम के अंदर होते हैं जो कि एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है किसी भी एटम में वो उसके प्रोटॉन के नंबर्स के बराबर होती है। तो रदरफोर्ड के मॉडल इस उन्होंने एग्जाम्पल लिया जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है जिस फोर्स से, उसी फोर्स से ये होता है। लेकिन इन सब पुराने मॉडल में कुछ कुछ लिमिटेशंस थी। तो इसके बाद उन्होंने क्या क्या लिमिटेशंस थी, उन्होंने नील्स बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते क्या होगा वो एटम के सेंटर की तरफ चले जाएंगे, तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो छोटा छोटा होता चला जाएगा और अंत में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इस तरह से रदरफोर्ड का मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद बोर्स ने अपना मॉडल दिया। तो बोर के मॉडल के हिसाब से क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो एटम है उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर अपना मॉडल आधारित किया कि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। एक फिक्स्ड मतलब कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर होता है और सर्कुलर पाथ होते हैं बराबर दूरी पर। इनके नाम होते हैं, शेल होते हैं। ये सबसे अंदर का जो ऑर्बिट होता है उसे 1 2 3 4 या KLMN शेल के नाम से हम उसको बोलते हैं। तो इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल बोलते हैं और इसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने से ऊंची कक्षा वाले में, बाहर वाली कक्षा में गिरता है तो एनर्जी उसकी एमिट करता है, और जब पर्टिकुलर एनर्जी अंदर की तरफ खिंचती है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इस तरह से बोर का मॉडल था। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की खोज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद जब न्यूट्रॉन की, तो उसमें माना गया कि कोई भी एटम जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं खाली जगह होती है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का बताया कि जेम्स चैडविक ने बताया 1932 में कि तीसरा पार्टिकल भी होता है जिसे कि अल्फा निगेटिव पार्टिकल बोलते हैं। उन्होंने इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया और बोला कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इस तरह से एटम, किसी भी एटम का कंपोजिशन क्या हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं सारे मॉडल्स को मिला करके उसने बोला कि एटम्स जो होते हैं मेनली दो पार्ट उसके सेंट्रल कोर होते हैं एटम के, और उसके बाकी की जगह जो होती है वो खाली होती है। उसके अलावा उसमें 30 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन मेनली एक एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली जगह होती है वहाँ पर अपनी फिक्स्ड शेल्स में, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, या हम जिन्हें एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस में जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू वो बंधा रहता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी से घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में घूमते हैं और वो न्यूक्लियस उनको स्ट्रांगली बांधे रखता है जो कि
प्रोटॉन के इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से होता है। और इसके अलावा जो सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनमें बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस से, जिससे कि वो उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम में वो न्यूट्रल एटम के बराबर होते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या काम करता है कि Q1 Q2 ये दोनों क्या है, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज यूनिट हैं, और उसके बाद वो जितनी दूरी पर होते हैं वो स्मॉल r से उसको डिनोट किया है। तो उनके बीच जो फोर्स काम करता है F = Q1 Q2/r²। इस तरह से उनके बीच फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम में उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, कि अलग अलग कक्षा में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं इसलिए उनको एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल्स बोलते हैं। कि सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है वो न्यूक्लियस से शुरू होता है और उसको एन हम नाम देते हैं 1 2 3। एन फर्स्ट ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस से, और इस बाहर की तरफ वो नंबर्स उनके चेंज होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अलग अलग ऑर्बिट्स में या एनर्जी लेवल में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसके लिए बोर्स ने अपनी थ्योरी दी कि नंबर उसके लिए फॉर्मूला है n²। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कि जैसे 1 तो 2n² मतलब 2, फर्स्ट एन के शेल में 2, 2 शेल में एल शेल में 8। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है किसी भी ऑर्बिट में। इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का, उसको हम उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उससे डिनोट करते हैं, और इसको जेड से डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम में के न्यूक्लियस में होते हैं उसके बराबर है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर 6C है, इसका मतलब है कि कार्बन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं, और कार्बन में 6 प्रोटॉन है। तो इस तरह से 6 प्रोटॉन को न्यूट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। मास नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम मास नंबर बोलते हैं, और इसे ए से शो करते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। जैसे 6C, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर मास नंबर को ए से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से शो करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सल्फर एटम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि उसमें कितने मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। इसके बाद आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों? किसी भी एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होता है, उसको हम आइसोटॉप बोलते हैं। क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, लेकिन अलग अलग आइसोटॉप में उनका मास नंबर अलग अलग इसलिए होता है, अलग होता है, तो इसलिए उनके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है वो भी सेम होगा, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग होगी। इस तरह से आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो आइसोटॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। और आइसोटॉप्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनमें सेम केमिकल बॉन्ड होता है और उनका नाम भी सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं और ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे सोडियम एटम है, इसको हम 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका जो आयन होता है उसको किस तरह से डिनोट करते हैं? जैसे कि 287, तो यहाँ पर जो इसके आउटर मोस्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और तो उसमें 8 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये
इसके आयंस बनते हैं कि हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, जैसे इसकी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से या तो जो कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने बाहर की कक्षा में से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या तो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हम पढ़ते हैं कैटायन के बारे में। कैटायन क्या होते हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एग्जैक्टली बराबर होते हैं, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कोई भी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिवली। तो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसे कैटायन बोलते हैं और जो निगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं। इसके बाद कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स की एटम्स जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे में जुड़ते हैं। तो जो एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी के टर्म्स में समझते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनको कंबाइन करना है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब बाहर की शेल में होते हैं तो वो एटम्स के बीच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं एटम की।